नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस कोच संजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर एम्पावरिंग स्टडीज़। काफ़ी लंबे गैप के बाद आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, इसके लिए सॉरी। कुछ काम, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ उलझने ऐसी उलझ गई थी ज़िंदगी में कि वक्त ही नहीं मिला YouTube में वीडियोस बनाने का। लेकिन अब एक सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, जिस सीरीज़ में मैं स्टोरीज़ के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जिसमें मोटिवेशनल कहानियाँ भी होंगी और कुछ मेरी आप बीती एक्सपीरियंस होंगे, कुछ आपके आप बीते एक्सपीरियंस होंगे जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और स्टोरीज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ लेसन्स देने की कोशिश करूँगा और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर इन स्टोरीज़ के माध्यम से आपकी लाइफ में होगा, ये उम्मीद करता हूँ। अभी हाल ही के दिनों में, पिछले 2-3 महीने से आपने एक वर्ल्ड फेमस केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हर्ड के कारण से उछला और सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय केस माना जा रहा है। इतना लोकप्रिय केस कि जिसका ऑनलाइन सबसे ज़्यादा देखा गया है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो केस प्रोसीडिंग होती है उसको लोगों ने देखा है, वो यही केस था। और ये केस क्या था? ये बड़ा पेचीदा केस और बहुत ही, क्या कहते हैं, जो है जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग केस बन गया। अब ये इंटरेस्टिंग केस इसलिए नहीं बना क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के ऊपर था। इनफैक्ट ये इसलिए बना क्योंकि जो जॉनी डेप की जो वाइफ है एम्बर हर्ड, वो पिछले 15 साल से जॉनी डेप को गलत ठहरा रही थी सबके सामने, पूरी सोसाइटीज़ में। और उन्होंने जॉनी डेप को इस कदर टॉर्चर किया, इस कदर कर दिया था कि उनको फिल्में मिलनी मुश्किल हो गई थी। उनके बारे में जो भी जानकारी थी, सब नेगेटिव जानकारियाँ थी सोसाइटी में। और उसका कारण क्या था? एम्बर हर्ड। 15 साल तक ये रिश्ता चला। 15 साल बाद जॉनी डेप ने डिवोर्स भी ले लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद भी वो चैन से नहीं बैठी और उन्होंने तब भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तब भी उनको चारों तरफ से घेर करके, जैसे कहते हैं ना, भिगो भिगो के मारना, ऐसा हाल किया। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पूरी सोसाइटी में 15 साल तक विक्टिम कौन बना रहा? जॉनी डेप? नहीं दोस्तों, उनकी वाइफ एम्बर हर्ड। मतलब सभी लोग, अगर आप भी एम्बर हर्ड से मिले तो एम्बर हर्ड की कहानियाँ सुन के आपको लगेगा कि अरे यार, जॉनी डेप कितने गंदे इंसान हैं, कितना टॉर्चर किया जॉनी डेप ने इनको, माय गॉड, 15 साल से परेशान करके रखा। अरे यार, आप समझ रहे? कोर्ट, साइकोलॉजिकल ट्रेनर्स, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने जब इस केस को पूरा फॉलो किया और पिछले 1 साल से ये केस पूरा का पूरा चला, हिडन कैमरास में, हिडन वीडियोस में, हिडन ऑडियोज़ में, जब ये सारी की सारी चीज़ें पता चली तो एक अजीब सा शब्द निकल के आया सोसाइटी में। और सोसाइटी को सबसे ज़्यादा पता चला इस चीज़ के बारे में, जिसे कहते हैं NPD। अब ये NPD क्या होता है? NPD मीन्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी कि एम्बर हर्ड, यानी कि जॉनी डेप की जो वाइफ थी, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित थी। अब कौन होते हैं ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी से ग्रसित लोग? क्या सिम्टम्स होते हैं इनकी? और देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी तो है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, ये दूसरों के लिए खतरा है, ये दूसरों के लिए खतरा है। और ये जो NPD से जो पीड़ित लोग होते हैं ना, ये बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत शातिर दिमाग के लोग होते हैं। महाभारत की कहानी में जो है ना, दुर्योधन, शकुनी, ये सब के सब NPD थे, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे ये लोग। लेकिन ये बहुत शार्प माइंडेड थे। इनके शार्प माइंड की कहानी कोई नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, NPD लोगों की। तो क्या मैं आज जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कहानी सुनाने आया हूँ? नहीं, ये केस बिल्कुल सिमिलर है, हमारे उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। और
मेरे ही पड़ोस का है। और यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से बिल्कुल मतलब आप बीती जो हमने देखी अपने साथ में वो है। कहानी है दीपक की, और कहानी है दीपक के पेरेंट्स की। दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। बचपन से हम साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, साथ ही रहे हैं। और बिल्कुल एक साथ हमारा उठना बैठना, ज़िंदगी हमारी पिछले मतलब अगर जो मैं 40 साल का हूँ आज, तो पिछले 35 साल से जो है दीपक मेरे साथ में है। तो दीपक के घर में जब भी जाता था तो सेम यही कहानी होती थी। मैं जब भी दीपक के घर जाता था तो दीपक की मदर हमेशा दीपक के फादर की बुराई करना शुरू कर देती थी। भाई देखो संजय, तुम्हारे अंकल खर्चा नहीं भेजते टाइम पे। देखो संजय, तुम्हारे अंकल तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, सारी तो जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ घर की। संजय देखो, तुम्हारे अंकल ने ऐसा बोला। संजय देखो, तुम्हारे अंकल ने ऐसा किया। संजय देखो, तुम्हारे अंकल को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। संजय देखो ऐसा वैसा। तो अब 11th-12th में थे, तो 11th-12th में मैंने एक दिन आंटी को टोक दिया। अब आंटी को बोला कि आंटी प्लीज़ आप अंकल की ऐसी बुराइयां ना करें। अंकल फौजी आदमी है बेचारे, फौजियों को कहाँ पता होता सिविल मामला या कुछ भी चीज़ें हैं ना। सीधा साधे अपनी यूनिफॉर्म पहननी और अपने देश की रक्षा करनी है इन्होंने। इन लोगों को इतना ज़्यादा कहाँ से पता होगा सोसाइटी का। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन से मैं आंटी का दुश्मन बन गया था। उस दिन से, ये आज मुझे पता चला है। उस कारण क्या है, क्योंकि मैं तो एज अ ट्रेनर हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे एनएलपी ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं, लाइफ कोचेस जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने उनसे डिस्कस की ये चीज़ें, जब ये सब चीज़ें हुई, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मैं भी तभी से दुश्मन बन गया था। अब कारण क्या था, अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में, ज़रा स्टोरी इंटरेस्टिंग है तो स्टोरी को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब हुआ क्या कि पिछले 2 महीने से ये केसेस, इसको एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस तो मैं फॉलो कर ही रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये केस मेरी लाइफ में ओरिजिनल आ जाएगा। हुआ क्या कि 2 महीने पहले दीपक के घर में कुछ वायलेंस हुआ। दीपक के घर में कुछ वैसे ही जैसे घरेलू झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि मिसेस नेगी और मिस्टर नेगी के बीच में ऐसे चलते ही रहते थे। मैं भी खुद गवाह था बचपन से, क्योंकि 35 साल से दीपक के साथ में दोस्ती थी, तो सब कुछ जानता था घर के बारे में। पर इस बार कुछ वायलेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। तो दीपक बड़ा परेशान होकर के मेरे पास आया। उसने मुझसे डिस्कस किया कि यार ऐसा ऐसा हुआ संजय, क्या ये मतलब क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब पहले वाली बात होती तो हो सकता था मैं एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड उसको मतलब जो है कुछ भी राय देता कि यार तो चिंता मत कर, सब ठीक होता है, अंकल की ऐसी आदत है, आंटी की ऐसी आदत है, कोई बात नहीं, 5-7 महीने सब ठीक हो जाएगा, 2-4 महीने सब भूल जाएंगे ये। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग कर दिया। मैंने कहा यार देखो, मेरे साथ विवेक शर्मा जी हैं जो न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामर ट्रेनर हैं, आप इनसे कंसल्ट करते हैं, इनको बुलाते हैं। मैंने विवेक शर्मा जी को अपने घर बुलाया। विवेक शर्मा जी को पूरी हिस्ट्री बताई, पूरी ज्योग्राफी बताई, सब कुछ केस स्टडी बताया, दीपक ने भी बताया सब कुछ। और फिर दोस्तों जो पता चला उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीपक की जो मदर हैं वो एनपीडी हैं, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब रोंगटे क्यों खड़े हो गए और क्यों मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये केस मैं फॉलो कर रहा था इंटरनेट पे जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की। मैं पूरी कहानी समझ गई। मैंने कहा यार तुझे एनपीटी का मतलब नहीं पता। दीपक ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं पता यार एनपीटी क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी क्या होती है, ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने उसे ये केस के बारे में बताया। मैंने कहा यार देख, 15 साल से जो है ना विक्टिम, जो दुनिया को विक्टिम दिखा, वो विक्टिम नहीं था, वो विलन था। मतलब कैसे? मैंने कहा एम्बर हर्ड टॉर्चर करती थी जॉनी डेप को। जॉनी डेप को धीरे धीरे उसके पेरेंट्स से, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके रिलेशन से सबको तोड़ दिया एम्बर हर्ड ने। इनफैक्ट एम्बर हर्ड ने अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जॉनी डेप को। और सोसाइटी में इतनी नेगेटिवनेस फैलाई जॉनी डेप के बारे में कि उसे फिल्में मिलनी मुश्किल हो गई। वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था हॉलीवुड का। और मज़ेदार बात यह है कि एम्बर हर्ड पुलिस को ये बताती थी कि देखो ये मुझे प्रताड़ित करता है, ये मुझे मारता है, ये मेरे साथ गाली गलौज करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। लेकिन ट्रिगर कौन कर रहा था ये सब करने के लिए?
ट्रिगर कर रही थी एम्बर हर्ड, यानी कि वाइफ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट कह रहा है, क्योंकि उस कोर्ट ने 1 साल तक हिडन कैमरास लगा करके हिडन वीडियोस, हिडन ऑडियोज और हिडन पूरी की पूरी रिसर्च करके साइकोलॉजिस्ट के साथ में बैठ करके ये पूरा का पूरा पता लगाया, और 15-16 साल बाद ये पता चला कि ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी से ग्रसित है। इनकी जो पर्सनैलिटी है ये नार्सिसिस्टिक लोगों की पर्सनैलिटी है। अब ये नार्सिसिस्टिक लोगों की पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, थोड़े बहुत मैं सिम्टम्स अभी बताऊंगा और थोड़े बहुत लास्ट में बताऊंगा जब कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये सिम्टम्स कैसे होते हैं। देखिए, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी सभी की होती है, लगभग नार्सिसिस्टिक लोग सभी होते हैं। 95%, 90% इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब नार्सिसिस्टिक है। एवरीवन इज नार्सिसिस्टिक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं। अब कारण क्या है? कारण ये है कि एवरीवन वांट टू अट्रैक्ट द पीपल्स अटेंशन अराउंड यू। हर आदमी चाहता है कि, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि हर आदमी मुझ पर भी फोकस करे, मुझ पर भी अटेंशन हो, लोग मुझसे भी प्रभावित रहे, है ना, लोग मुझसे इम्प्रेस रहे, ये सब चीज़ चलता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर लोगों के साथ में होता क्या है कि ये अपने आप को विक्टिम दिखा करके लोगों का अटेंशन गेन करते हैं। इनके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा कंटेंट, इनके पास 40-50 साल का कंटेंट होता है, और ये कंटेंट बताते रहते हैं। देखो, 40 साल पहले किसी ने मुझे ऐसे प्रताड़ित किया, देखो मैं कितनी दुखी हूँ, फिर ये हुआ मेरी ज़िंदगी में, फिर देखो मुझे कितना दुख मिला, फिर देखो उसने मुझे कितना दुख दिया, फलान ने मुझे कितना दुख दिया, इसने मुझे कितना दुख दिया। और ये कहानियाँ सुना सुना के अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल खेल करके लोगों का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। दूसरा क्या होता है, ये लोगों को इम्प्रेस कैसे करते हैं? मिररिंग करके इम्प्रेस करते हैं, मिररिंग करके। जैसे सपोज करते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सन के पास एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है, शरीर के लिए ये डॉक्टर के साथ बात करते हुए ना ऐसा दिखाएंगे कि ये खुद डॉक्टर है। डॉक्टर की एक एक चीज़ से बिल्कुल ऐसा बताएंगे कि मैं भी डॉक्टर ही हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ आपकी बात से, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मतलब आप ये कहेंगे ना कि देखो मुझे तो करेला बहुत पसंद है, तो ये कहेंगे हाँ मुझे भी करेला बहुत पसंद है। क्यों? आपको इम्प्रेस करने के लिए। और ये सोसाइटी का अटेंशन सारा अपनी तरफ सक कर लेते हैं, सक। अब होता क्या है, जो पार्टनर होता है ना इनके साथ में, या जिससे ये एक्सेसिव हेट करते हैं, उस पर किसी का टेंशन जाता ही नहीं है। समझे? यानी कि धीरे धीरे अगर वाइफ नार्सिसिस्टिक है तो हस्बैंड को धीरे धीरे मम्मी पापा से अलग कर देगी, हस्बैंड के भाई बहनों से अलग कर देगी, सारी दुनिया से कटअप कर देगी। और मज़ेदार बात यह है कि पूरी सोसाइटी में हस्बैंड को एज अ विलन शो करेगी हमेशा। ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था। और मतलब आप छोटे से छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा भी बोलेगा कि ये अंकल गंदे हैं। क्यों गंदे हैं ये अंकल? क्योंकि ये आंटी को बहुत परेशान करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये होती है नार्सिसिस्टिक लोगों की पहचान। और नार्सिसिस्टिक लोग, ये डिसऑर्डर जरूर है, ये नार्सिसिस्टिक एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन दे आर वेरी शार्प फ्रॉम देयर माइंड। ये बहुत शातिर दिमाग के होते हैं, बहुत शातिर गेम खेलते हैं। इनके पास हमेशा विक्टिम कार्ड्स होते हैं, जो विक्टिम कार्ड्स डाल देते हैं सामने। इनके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, कंटेंट में आप इनसे जीत नहीं सकते। आप इनसे पीछे कैसे छुड़ाएंगे? डिवोर्स लेकर के। जॉनी डेप ने लिया तो डिवोर्स, ये डिवोर्स के बाद भी नहीं छोड़ते। आप इनसे रिलेशन तोड़ दो, आप इनसे बोल दो कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है मैं बिल्कुल अलग रहना चाहता हूँ, जैसे जॉनी डेप ने किया था। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये कहीं ना कहीं से सोसाइटी से लोगों को ढूंढेंगी, किसी कॉमन रिलेशन को ढूंढेंगी, किसी कॉमन फ्रेंड को ढूंढेंगी, और सुइयाँ जरूर चुभाएंगी। मतलब जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे ही आप सोचोगे चलो ठीक है यार मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये रिश्ता ख़राब निकला, या चलो ठीक है मुझे ये समझ में नहीं आते, मैं इनको समझ में नहीं आता, ठीक है यार मैं, आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देंगे, ये कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हेट करते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया में बिल्कुल कट ऑफ हो जाए।
कोई भी आपको अच्छा ना माने, बिल्कुल आप रोड पे खड़े रहें और कोई आपको पूछे तक नहीं। ऐसे होते हैं नार्सिसिस्टिक लोग। नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ में, नार्सिसिस्टिक लोग जिससे एक्सेसिव हेट करते हैं उनके लिए भी खतरा है, और जिनके लिए एक्सेसिव लव करते हैं ना उनके लिए भी खतरा है। आप कहेंगे सर लव करने वालों के भी खतरा? हाँ जी। अब सपोज करते हैं नार्सिसिस्टिक लोग उसे आपको प्यार आ गया आप पे, वो आपको कहानियां सुनाएंगे अपनी, आपने आधे घंटे सुन लिया। ना 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 ना, उनका पेट नहीं भरता आधे घंटे कहानी सुनिए आपने, वो आपको और सुनाएंगे और सुनाएंगे और सुनाएंगे। अगर आपने एक बार उनका दुख समझने की कोशिश की तो वो आपके पास अपना दुखड़ा लेकर के आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। आप उन्हें कहोगे कि सर मेरे को ये काम करना है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये काम करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। ना 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 ना, कैसे बिजी हो गए? मैं, प्रायोरिटी मैं हूँ, मुझे, मतलब आपको मुझे सुनना पड़ेगा। यानी कि अगर वाइफ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है और वो आपसे एक्सेसिव प्यार करती है तो वो आपको जॉब भी नहीं करने देगी। और वाइफ या हस्बैंड अगर जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है तो आप एक्सेसिव हेट करते हैं तो वो किसी से प्यार लेने भी नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आपसे प्यार करें, वो नहीं चाहेंगे कि उनके घर वाले आपसे प्यार करें, वो नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त आपसे प्यार करें। ये ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसा मतलब आप समझ रहे, एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे आप, बहुत खतरनाक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो यदि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, दे आर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एनपीडी है, एनपीडी के शिकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने भूमिका रखी थी कहानी की, आपको समझ में आया होगा। आप इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जब राम वर्मा सर से बात की तो राम वर्मा सर ने ये वीडियोस बनाए। उसके बाद मैंने नमिता मैम से बात की तो नमिता मैम ने तो पूरा एक हफ्ता बल्कि 15 दिन तक उन्होंने जो है इनकी इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाए, और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट आपको नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के ऊपर यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ज़्यादा एनपीडी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं स्टोरी की, कहानी की बात करते हैं कि कहानी क्या है और ये कहानी कैसे शुरू होती है। अब जो हम साइकोलॉजी में किसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल किताबें आप देखोगे तो साइकोलॉजी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक उसका बचपन और एक उसके सपने। यानी कि उसका बचपन किस तरीके से गुजरा है वो आपकी पर्सनैलिटी रिफॉर्म करता है, और दूसरा उसके लक्ष्य कैसे हैं, उसके सपने क्या थे ज़िंदगी में, उसको क्या करना था ज़िंदगी में, या उसका अपने आप से एक्सपेक्टेशंस क्या थे, वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं दीपक की और दीपक के फादर की, यानी कि मिस्टर नेगी की, और उनकी वाइफ की यानी कि मिसेस नेगी की। इस कहानी में जो 3-4 किरदार हैं वो यही है। अब मैं फर्स्ट नेम नहीं ले सकता, कुछ कारण है मेरे, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ये बताना है कैसे पर्सनैलिटी रिफॉर्म होती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हो जाती हैं, टेक्निकल तो ट्रेनर सब कुछ बता ही देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेक्निकल बातें आपको बता नहीं सकता। तो स्टोरी के माध्यम से मैंने सोचा कि ये सीरीज़ आपके सामने रखी जाए। तो ये मेरी पहली सीरीज़ है, पहली स्टोरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, और 2-3 पार्ट में हो सकता है ये स्टोरी कवर हो। अब ये पर्सनैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सनैलिटी रिफॉर्म कैसे होती है, चाइल्डहुड से रिफॉर्म होती है। अब चाइल्डहुड कैसा होता है नार्सिसिस्टिक लोगों का? देखिए, या तो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित चाइल्डहुड हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा आपका अब्यूसिव चाइल्डहुड गुजरा हो, तो भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर हो जाता है। और अगर आप अपने मम्मी पापा के सबसे लाडले हैं तब भी एनपीडी के शिकार हो सकते हैं। मतलब आप नहीं, जो एनपीडी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं मिसेस नेगी की। अब मिसेस नेगी का जो बचपन गुजरा था वो गुजरा था बहुत ही शालीन और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मतलब फूलों के बीच में, चांद सितारों के बीच में। ये अपनी मम्मी की परी थी, ये अपने पापा की लाडली थी, बहुत ही घर की सबसे बड़ी थी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी।
कोई भी काम, कोई भी चीज़ इनके बिना पूछे नहीं होता था। पापा की लाडली थी तो पापा का सिक्का चलता था घर में। और इनकी माँ भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी थी। जो मिसेस नेगी हैं, इनकी माँ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी थी, लेकिन एक्सेसिव लव करती थी अपने हस्बैंड से। उल्टा यहाँ मिसेस नेगी एनपीडी हैं, लेकिन एक्सेसिव हेट करती है अपने हस्बैंड से। वहाँ क्या था, वहाँ पर माँ भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी थी, लेकिन एक्सेसिव प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। हस्बैंड की कोई बुराई नहीं देखती थी। हस्बैंड जो कहेंगे बिल्कुल पत्थर की लकीर होता था। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हस्बैंड थे, सबसे अच्छे थे। तो चलो, उनका रिश्ता बहुत अच्छे से गुजरा। यानी कि मिसेस नेगी के जो मम्मी पापा थे, उनका रिलेशन बहुत अच्छे से गुजरा। कारण क्या था, क्योंकि माँ एनपीडी थी, लेकिन एक्सेसिव लव करती थी किससे, अपने हस्बैंड से। तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। अब क्योंकि वो एक्सेसिव प्यार करते थे अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड सबसे ज़्यादा प्यार करते थे मिसेस नेगी से बचपन से। मतलब बचपन से ही छोटी सी बच्ची उनकी परी, पापा की परी। अब पापा की परी धीरे धीरे जवान होती है, बड़ी होती है। अब पापा की परी का देख रहे हैं आप माहौल कैसा है। माहौल मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना घर में। मतलब कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बचपन में, मिसेस नेगी। अब शादी होती है। अब देखिए, जैसे ही शादी होती है, शादी कैसे घर में होती है, शादी एक ऐसे घर में होती है जो कि बिल्कुल फटीचर घर। अब मिसेस नेगी के जो फादर थे वो भी आर्मी ऑफिसर थे, तो जाहिर सी बात है आर्मी ऑफिसर की जो बेटी होंगी वो बहुत ही अच्छे उसमें होंगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। गांव में रहते थे, उत्तराखंड में गांव में रहते थे। और गांव में अगर जो कोई आदमी फौजी है, या गांव में कोई आदमी अगर जो सरकारी नौकरी है, तो वो तो सबसे ज़्यादा रईस माना जाता था गांव में। आप समझ रहे हैं, मतलब खाने पीने की छोड़ो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आप मार्केट में जाएं और जिस चीज़ पे आप हाथ रख दें वो चीज़ आपके घर पे। ऐसे ही आपका बचपन गुजरा हुआ है। और आप मतलब रोना छोड़िए, आप दुखी हो जाए, केवल आप इमोशनल हो जाएं, बस आप थोड़ा सा उदास हो जाएं, आपके पापा आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ले आएंगे। बेटा क्या हो गया, क्या चीज़ चाहिए। आप समझ रहे, ऐसा बचपन गुजरा है। और इसी बचपन ने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कैसे ख़राब करी, आगे चलते हैं। अब शादी हुई तो एक ख़तरनाक घर में, जहाँ पर बहुत सारे भाई, बहुत सारी उनकी बीवियाँ, झगड़ा, दंगा फसाद। सास ऐसी मिली, सास भी खतरनाक थी, बहुत तेज तर्रा। धीरे धीरे क्या हुआ, अब अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बनाए, अब ये अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बनाए। मतलब अगर 18 साल से पहले इनकी ज़िंदगी थी, वहाँ पर क्या थी, ये परी थी। और आज इनको ससुराल में कोई पूछने वाला नहीं है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, नौकरों की तरह काम कराया जाता है। हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे ऑफिसर तो थे नहीं, मतलब ठीक है भाई, क्या कहते हैं, जो गरीबी से उठा हुआ बंदा होगा, जो नौकरी अगर जो पहली नौकरी लगी है लाइफ में किसी की, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इतना पैसे नहीं होते लोगों के पास में। उस समय सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, तो कमियां हुई होंगी, फाइनेंशियल कमियां भी हुई होंगी, दिक्कतें आई होंगी। तो वहीं से इन्होंने जो है एक्सेसिव हेट करना शुरू कर दिया, किससे, अपने हस्बैंड से। तो स्टार्टिंग से ये दौर आज का नहीं है, ये दौर आज से 40 साल पहले की बात है। तो 40 साल पहले से ही उन्होंने एक्सेसिव थोड़ा थोड़ा हेट होना शुरू हुआ, किससे, हस्बैंड से। थोड़ा थोड़ा हेट होना शुरू हुआ, किससे, हस्बैंड के फैमिली से, हस्बैंड की माँ से, हस्बैंड के जो भाई बहन थे बाकी, उनसे नफ़रत होनी शुरू हुई। ये नफ़रत धीरे 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 धीरे, अब क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला सिम्टम क्या होता है नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी का, इनके पास कंटेंट बहुत सारा होता है। आपको लगेगा कि राइटर है ये, इन्होंने डायरियाँ बना रखी हैं, मतलब अपने दिमाग में इन्होंने अपनी किताबें लिख रखी हैं अपने दिमाग में। और किताबें कोई अच्छी चीज़ों की नहीं लिख रखी होंगी, नो 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 नो। ये आपको कभी भी, आप इनसे ये पूछेंगे कि आप मुझे 50 ऐसे इंसिडेंट्स बता दीजिए अपनी ज़िंदगी में जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हो, ये आपको 5 नहीं बता पाएंगे, 5। आप इनसे 50 ऐसे वाक्य पूछ लीजिए कि जब इनके हस्बैंड ने इनको बहुत प्यार दिया हो, बहुत खुशियाँ दी हो, ये 5 नहीं बता पाएंगे। और आप इनसे ये पूछ लीजिए कि 50 ऐसे इंसिडेंट्स बता दो जहाँ पर आपके हस्बैंड ने आपको टॉर्चर किया हो, ये 50 नहीं बताएंगे आपको, ये 500 बता देंगे।
आप समझ रहे हैं, ये इतना इतना खतरनाक मेमोरी होती है इनकी। देखिए डिसऑर्डर तो है, लेकिन देखिए दिमाग कितना तेज है। जैसे शकुनी थे ना, शकुनी महाभारत में, यस, इक्विवेलेंट टू द माइंड, जितना भगवान श्री कृष्ण के पास माइंड था उसका इक्विवेलेंट माइंड शकुनी के पास था। बस भगवान श्री कृष्ण ने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया और शकुनी ने नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। वो एक्सेसिव लव करता था अपनी बहन से और एक्सेसिव हेट करता था अपने जीजाजी से, इसलिए उसने 100 के 100 भांजे मरवाए अपने। ये महाभारत की कहानी से शुरू हो रही है एनपीडी, ये आज की चीज़ नहीं है दोस्तों। ये हमारे क्या कहते हैं जो है महाभारत में पहले लिख दी थी, लेकिन ये मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी ने एक नया बीमारी का नाम निकाल दिया जो कि वर्ल्ड में अभी घूम रही है। तो बहुत अच्छा है कि अब बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे लोकल लोग हैं, जो मेरे बिल्कुल साथ के लोग हैं, उनको मैं अपने तरीके से समझाना चाहता था कहानी के माध्यम से, इसलिए बता। तो वो एक्सेसिव हेट होना शुरू हुआ मिसेस नेगी का, मिस्टर नेगी से। धीरे धीरे मिस्टर नेगी ने, मिसेस नेगी धीरे धीरे, जैसे होता ही है, स्प्लिट फैमिली हो जाती है। स्प्लिट फैमिली होने के बाद वो देहरादून बस गए, बाकी पूरा का पूरा परिवार गढ़वाल में छूट गया। तो जाहिर सी बात है मिस्टर नेगी अकेले हो गए। अब एक नॉर्मल वाइफ होती है, वो कहती है ठीक है 5-7 साल 2-4 साल जो भी हमने स्ट्रगल किया लाइफ में साथ में रह करके, जो भी सास ने या जिसने भी मुझे कुछ बोला, ठीक है कोई बात नहीं, भूलने की कोशिश कर दिया, मूव ऑन करते हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्योंकि एनपीडी थी तो ये हमेशा सुनाती रहेंगी, हमेशा बताती रहेंगी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और ये सब चीज़ करके कट कर दिया गया मिस्टर नेगी को काम। अब क्योंकि अटेंशन पाना है, अट्रैक्शन पाना है, तो होगा क्या, पूरी सोसाइटी में भी अपने विक्टिम कार्ड खेला। और विक्टिम कार्ड खेल खेल करके क्या दिखाया, मैं विक्टिम हूँ, ये विलन है, इसने मुझे इतने सालों से टॉर्चर किया। जैसे 20 साल हो गए शादी के तो 20 साल से टॉर्चर किया है, 25 साल हो गए तो 25 साल से किया है, 30 साल हो गए तो 30 साल से किया है, 40 साल हो गए तो 40 साल से किया है। और ये नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि साथ में रह रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि ये माफ़ी भी मांग लेते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, माफ़ भी कर देते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको बुक कर लिया जाए। माफ़ नहीं किया है, 6 महीने बाद फिर कोई कहानी होगी ना, तो 6 महीने बाद फिर 6 महीने की याद दिला देंगे, ऐसा ऐसा हुआ था। अभी तो बोल देंगे आपके सामने, अरे छोड़ो जो हुआ सो हुआ, चलो मूव ऑन कर दे। ना 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 ना, कभी विश्वास मत करना एनपीडी लोगों का। ये जैसे ही फिर एक इंसिडेंस होगा, ये फिर से पूरी की पूरी लाइन लगा देंगे, फिर से कहानी सुनो। आपको फ्यूचर में फिर टॉर्चर करने के लिए बुक किया गया है, ठीक है। हुआ, चलो अब धीरे धीरे क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू और ये बताना शुरू कि भाई ऐसा ऐसा मुझे टॉर्चर किया गया है हमेशा, ठीक है। अब कुछ टेस्ट किए हमने, जैसे सपोज करते हैं कि कर्नल साहब राजस्थान में पोस्टेड थे 5 साल तक, 4-5 साल वो नसीराबाद राजस्थान पोस्टेड थे। मैंने 5 फैमिलीज चुनी जिनके हस्बैंड, 5-6 औरतें चुनी हमने जिनके हस्बैंड नसीराबाद पोस्टेड थे, राजस्थान पोस्टेड थे किसी न किसी यूनिट के साथ। अब उनसे हमने बोला कि आप भी आर्मी वाइफ हैं, वो भी आर्मी वाइफ थी, आप बताइए आपको क्या क्या परेशानियां हुई, 40, 25, 26 साल में आपने आर्मी वालों के साथ में ज़िंदगी गुजारी, आपको क्या परेशानी है। उन्होंने कहा देखो यार, जो सबसे गंदी पोस्टिंग होती है ना वो राजस्थान की पोस्टिंग होती है, नसीराबाद की पोस्टिंग होती है। पूछा कि क्यों नसीराबाद की पोस्टिंग सबसे गंदी क्यों होती है, राजस्थान की पोस्टिंग सबसे गंदी क्यों होती है। तो जवाब मिला क्योंकि वहाँ 6-6 महीने तक जो यूनिट्स होती हैं, आर्मी की यूनिट्स होती हैं, उनको एक्सरसाइज पे रखा जाता था। और जब उनको एक्सरसाइज पे रखा जाता था, एक्सरसाइज मीन्स वॉर, अ ट्रायल वॉर, आर्मी की लैंग्वेज में बोले तो एक ट्रायल वॉर की तरह से होता है सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आर्मी की लैंग्वेज में उसे एक्सरसाइज बोला जाता है। तो 6-6 महीने तक घर से बाहर रहना, 6-6 महीने तक वो एक तरह से वॉर पे है, आर्टिफिशियल वॉर पे है। अब जब बंदा आर्टिफिशियल वॉर पे, और ये बात कब की हो रही है, 90s से पहले की,
मतलब 2000 के बाद में जाकर के ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुए, है ना। 2000 के बाद में जाकर के आप अपने मोबाइल से पेमेंट करनी शुरू हुई, इनफैक्ट 2014 के बाद में। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब से शुरू हुई जब से इंटरनेट का ज़माना आया। उस समय इंटरनेट तो था नहीं। उस समय अगर जो आपको फैमिली को पैसे भेजने पड़ेंगे तो या तो फिर मनी ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो फिर रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, बहुत सारे झमेले होते थे। तो सभी को दिक्कतें आती थी। मतलब आर्मी की जितने भी लोग नसीराबाद में पोस्टेड थे, जितने भी सभी लोग पोस्टेड थे, उनको सभी को दिक्कतें आती थी उन दिनों, 4-5 साल तक, जब तक भी वो यूनिट वहाँ पे रही। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एमपीटी सिस्टम था, तो उन्होंने पूरी दुनिया में एक ही चीज़ चला रखी है कि उन्होंने कभी मुझे खर्चा टाइम पर नहीं भेजा। उन्होंने हमेशा जो है मुझे पैसों से प्रताड़ित रखा, हमेशा तंग किया मुझे। ठीक है। नॉर्मल वाइफ क्या सोचती है? नॉर्मल वाइफ सोचती है कि यार इन चीज़ों से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है, तो ये काम ना हो, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। इनको डिसिप्लिन पसंद तो डिसिप्लिन से रहो। इनको कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों से, तो उन बच्चों को समझाया जाए कि यार तुम एक्सपेक्टेशन पूरी करो ना अपने फादर की। देखो 17 साल की उम्र में जॉब लग गए थे, तुम 30-35 साल की उम्र में भी अपने आप को सेटल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर उल्टा होता था। यहाँ पर माँ जो है बच्चों को ये बताती थी कि तुम्हारी लाइफ अगर जो आगे नहीं बढ़ रही है, या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, तो वो किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है। यही चीज़ दीपक ने भी बताई कि जब दीपक दिल्ली में था और जब वो पढ़ाई कर रहा था, और उस दौरान जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसे होती थी या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी प्रॉब्लम का एक ही सोर्स था, वो थे उसके फादर। किसकी नज़रों में? मदर की नज़रों में। बाकी जगह क्या होता है? बाकी जगह जो नॉर्मल वाइफ होती है वो समझाती है अपने बच्चों को कि अरे नहीं, पापा भी अपनी जगह सही है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। यहाँ पर पापा गलत है, पापा की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो पापा को विलन बना दिया गया। खैर आगे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें चली और ऐसा होता चला गया। अब दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, बहुत सारा, अब उनको ये लगता है कि मुझे हद से ज़्यादा मतलब जो है प्रताड़ित किया गया, मेरी पूरी लाइफ एब्यूज़ कर दी गई। तो बात यहाँ तक आ गई कि बात वायलेंस तक आ गई। तो क्या ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर लोग किसी को मार सकते हैं क्या? जी हाँ, ये मार भी सकते हैं किसी को, और मरवा भी सकते हैं किसी से। इतनी नफ़रत फैला देंगे सोसाइटी में कि जो सामने वाला पार्टनर होता है वो सुसाइडल टेंडेंसी का हो जाएगा, या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, या तो वो सुसाइडल टेंडेंसी का हो जाएगा, या तो सुसाइड कर देगा। क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा ना, उसके पास वो अपने आप को साबित ही नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो केस था, इंटरनेशनल केस था, तो जॉनी डेप क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थी तो वो बाहर आ गए, वो कोर्ट में लेके चले गए केस को। लेकिन आम ज़िंदगी में कहाँ हो पाता है ये सारी चीज़ें? आम आदमी तो बेचारा फंस गया वो तो चक्रव्यूह में, वो अपनी बात साबित ही नहीं कर पाता, क्योंकि साबित करने के से पहले ही लोगों ने उसे विलन बना रखा है। खैर, अब जब बात यहाँ तक आ गई तो सॉल्यूशन क्या है? इस नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर लोगों से पीछा कैसे छुड़ाएं, या कैसे आप सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? बात तो यहाँ पर आई। अब दीपक की जो कहानी है, दीपक के पेरेंट्स की जो मैंने आपको कहानी बताई, जब दीपक को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई, आखिर पढ़ा लिखा आदमी है, ट्रेनर साइकोलॉजिस्ट लोगों की बातें उसे समझ में आ गई, तो अब सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, बड़े से बड़े साइकोलॉजिकल किताब में भी, बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट से भी आप पूछ लीजिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का यानी कि एनपीडी का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। इनफैक्ट काउंसलिंग से भी ठीक नहीं हो सकती ये चीज़। अब ये काउंसलिंग से भी क्यों ठीक नहीं हो सकती? क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट समझते हैं, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सही, सबसे ज़्यादा सच्चा, सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो जब वो अपने आप को पहले से ही बहुत अच्छा समझते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी की सुनेंगे नहीं। मतलब डॉक्टर क्या चीज़ है उनके सामने, डॉक्टर भी उनकी काउंसलिंग करने जाएगा तो वो कहेंगे कि ये मेरी काउंसलिंग कर रहा है,
मतलब वो डॉक्टर की काउंसलिंग कर देंगे उल्टा। वो डॉक्टर को भी 40 साल की पूरी कहानियाँ सुनाएंगे, 45 साल की पूरी कहानियाँ सुनाएंगे, और डॉक्टर खुद 1 घंटे बाद अगर जो बाहर आएगा तो वो भी रोता हुआ आएगा कि अरे यार कितनी दुखी औरत है बेचारी, ये कितने दुखी लोग, कितना देखो जलील किया गया। वो तो हिडन कैमराज और हिडन रिसर्च से जो है जॉनी डेप बच गए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सारे ट्रेनर्स से काउंसलिंग की गई, जब सारे ट्रेनर्स ने बता दिया, दीपक को समझ में आ गया, दीपक को पूरी कहानी समझ में आ गई, दीपक ने एक एक चीज़ बताई कि उसके साथ भी यही होता था। दूसरी बात, ये सिर्फ अपनी नीड पे फोकस रखते हैं। इनके लिए जो है ना, इनके लिए जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको ये टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं। जब तक आप इनकी कहानी सुनेंगे, जब तक आप इनकी नीड को पूरा करते रहेंगे, तब तक आप सही हैं, तब तक ये आपके साथ ठीक है। अगर थोड़ी सी भी आपने इनकी नीड पूरी नहीं की तो आप इनके दुश्मन बन जाएंगे। दीपक ने भी कई वाक़ये अपनी ज़िंदगी के ऐसे बताए कि वाकई पढ़ाई के दौरान भी ऐसा होता था। दीपक जो है मेरे घर में आता था पढ़ने के लिए, जिस समय वो 11th-12th और तैयारियां कर रहा था, या दोस्तों के घर जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाऊं कि ये घर पे पढ़ाई कर सके। उनको इन मतलब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी कि अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट रखा, मतलब हस्बैंड किस तरीके से जॉब कर रहे हैं, किस परेशानी में है, क्या है, वो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी नीड से मतलब है। तो नार्सिसिस्टिक लोग सिर्फ अपनी नीड से मतलब रखते हैं, उन्हें अपनी नीड से मतलब होता है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है ना। पर सॉल्यूशन क्या है, इस कहानी का सॉल्यूशन क्या है? क्या दीपक और दीपक की पूरी ज़िंदगी मतलब इसी तरीके से चलती रहेगी? क्या मिस्टर नेगी कभी इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? क्या मिसेस नेगी कभी ठीक हो सकती है? ठीक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसकी कोई काउंसलिंग भी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस जब तक कि नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति है वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार मेरे साथ ये कुछ प्रॉब्लम तो है। और जब वो संकल्प करेगा या जब वो खुद ठीक करने की कोशिश करेगा अपने आप को, तभी वो शायद ठीक हो सकता है, अन्यथा वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन 99.99% केसेस में ये है कि क्योंकि इनको ये लगता है कि वो सबसे ब्रिलियंट हैं, सबसे सही हैं, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो सब कुछ सही है, और इस वजह से ये सुधरना चाहते ही नहीं है, सुधार भी कोई सकता नहीं है इनको। अब दीपक के पास क्या रास्ता बताया, जो जितने भी बड़े बड़े न्यूरोलॉजिकल ट्रेनर्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, दीपक और दीपक के फादर को उन्होंने सिर्फ एक ही एडवाइस करी कि प्लीज़ आप कट ऑफ हो जाएं, यानी कि मिसेस नेगी को बिल्कुल अकेला छोड़ा जाए और मिसेस नेगी से थोड़ा सा दूरियां बना करके और नार्सिसिस्टिक लोगों से कट ऑफ कर देने में ही आपकी भलाई होती है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को या तो नार्सिसिस्टिक लोग पसंद होते हैं, या तो वो लोग पसंद होते हैं जो टोटल उनके कंट्रोल में हो, 100% कंट्रोल में हो, सिर्फ वही लोग पसंद होते हैं। अब वो 100% लोग जो कंट्रोल में हैं, जिनको ये अपना कहानियाँ सुनाते हैं और जो इनको वाकई विक्टिम मानते हैं, या तो वो जाहिर सी बात है किसी न किसी सेल्फिशनेस के कारण होते हैं कि अपना कोई मतलब हासिल करना है तो चलो सुन लो सामने वाले की कहानी और उसको बोलो कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, वो तो गंदे ही हैं, वो खुश हो जाएं और आप उनसे खुश करके उनसे अपना मतलब हासिल करते चले जाएं, है ना। और या तो फिर आप भी नार्सिसिस्टिक हैं, या तो फिर वो भी नार्सिसिस्टिक बंदा होगा। अच्छा, अगर नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर लोगों के साथ में किसी ने कुछ ज़्यादा लंबा टाइम बिता दिया तो वो भी नार्सिसिस्टिक हो जाता है। जैसे मैंने इस कहानी में बताया ना कि मिसेस नेगी की माँ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से थी, तो बेटी भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर हो गई। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा संगत में किसकी रही? अपनी माँ की। अब मिसेस नेगी की जो बेटी हैं वो भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर हैं। वो भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि वो भी सेम कहानी चल रही है सीधे। उसकी ज़िंदगी में भी सबसे बड़ा विलन उसका हस्बैंड है, उसकी ज़िंदगी में भी सबसे बड़ा विलन उसकी सास है और उसका ससुराल। खैर ये चलता रहेगा। अब दीपक को जब साइकोलॉजिस्टों ने ये बताया, जितने भी साइकेट्रिस्ट थे, जितने भी ट्रेनर्स थे, सब ने ये कट ऑफ करने वाली बात कही, तो दीपक बड़ा इमोशनल हो गया और
इमोशनल होने वाली बात भी है। उसने कहा यार कोई चलो शादी वाली बात हो तो आदमी डाइवोर्स लेके कट ऑफ कर ले, लेकिन यहाँ तो मदर और माँ और बेटे का सवाल है। और हमारे शास्त्रों में लिखा भी बड़ा गया है कि है ना, माँ को माँ नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो जाते हैं। अब ऐसे सिस्टम में, ऐसे चौराहे पे खड़ा है दीपक कि अगर वो अपनी माँ को ना संभाले, माँ से बात ना करे, माँ से कट ऑफ कर दे, अपने परिवार को कट ऑफ कर दे, अपने फादर को भी कट ऑफ कर दे, तो सारे के सारे लोग जाहिर सी बात है दीपक को सही नहीं ठहराएंगे। क्यों? शास्त्रों में लिखा गया भाई माँ तो बिल्कुल सही होती है। क्योंकि ये जो डिसऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ें, ये तो साइंस की वाली बात है, ये साइंस वाली चीज़ें तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती नहीं है। खैर, तो दीपक क्या करे? अब दीपक ने मुझसे पूछा कि संजय तू बता, और बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं उनसे पूछा, सब ने कहा नहीं, आपको अगर आपको अपनी लाइफ को मूव ऑन करना है, आपको अपनी लाइफ में मतलब जो ग्रो करना है, तो आपको देखो एनपीडी लोगों से तो आपको, टॉक्सिक पीपल लोगों से तो आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको उनके नंबर ब्लॉक करने पड़ेंगे, आप उनको नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ेगा, आपको उन लोगों से कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कोई भी अगर जो मिडिल मैन, कोई भी बीच में जो वो करे, तो वो भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, या तो फिर नो नार्सिसिस्टिक ही है, जो भी उनके पक्ष से बोले। तो अब दीपक बड़ा इमोशनल, और वाकई बड़ी इमोशनलिटी की तो बात है ही है कि आपके लाइफ में भी हो सकता है, जो भी व्यूअर्स मेरे सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को एनपीडी है, आपकी माँ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी है, आपके फादर हो सकते हैं नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी। चलो भाई बहन भी अगर जो आपके एनपीडी है, तो भाई बहन से भी थोड़ा सा दूरी बनाई आसान है, लेकिन माँ बाप से कैसे बनाया जाए? क्योंकि माँ बाप के लिए तो लोग फिर आपको बहुत बड़ा दोषी ठहरा देंगे। तो दीपक मेरी तरफ देखने लगा, दीपक को अब मैं क्या समझाऊं? लेकिन जो मैंने दीपक को समझाया वही सार है सर इस कहानी का। इस कहानी का जो लास्ट जो लर्निंग है, वो लर्निंग यही है। देखिए दोस्तों, बदकिस्मती से हम लोग कोविड दौर से भी गुजरे हैं, है ना। 2 साल 3 साल जो कोविड का जो दौर रहा है, वो हमने देखा है अपने आंखों के सामने। हमने ऐसा दौर भी देखा है जब एक बेटे का सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार करना, और ऐसा दौर देखा है कि जब बच्चे अपने माँ बाप का भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। कारण कोविड, क्योंकि कोरोना था। तो मैंने दीपक को बैठाया अपने साथ में, मैंने कहा दीपक तुझे पता है मेरे फादर इन लॉ को कोविड हुआ था? उसने कहा हाँ। दीपक मेरे साथ में था उस समय, और वाकई मेरे फादर इन लॉ को कोविड हुआ था, और मेरे फादर इन लॉ कोविड से डेथ भी हुई थी। तो मैंने कहा जब उन्हें कोविड हुआ था तो हमने क्या किया था? दीपक ने कहा अलग कमरा दे दिया था। मैंने कहा फिर? बोला ज़रूरत की जो भी चीज़ें रहती थी, ज़रूरत का जो भी सामान रहता था, वो तुम पहुंचा दिया करते थे कमरे के बाहर तक, और फिर वो अपना यूज़ करते थे। मेडिसिन्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करना था किया, लेकिन तुम दूर रहते थे। फिर मैंने कहा उनके बाद जब उनकी हालत नहीं सुधरी तो हमने उनको एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जब हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था तो क्या हुआ था? तो उसने कहा अंकल को एडमिट कर दिया था, फिर उसके बाद डॉक्टरों ने मिलने ही नहीं दिया। तो करीबन 10-15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट में ना हम उनसे मिल पाए, ना उनके बच्चे कोई मिल पाए, और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर नर्सेस अगर उनको देख रहे थे तो वो भी पीपीटी किट पहन करके देख रहे थे, यानी कि डायरेक्टली कोई कांटेक्ट में नहीं आ सकता। तो फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद भी ऐसे ऐसे दौर देखे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के बाद बच्चों को बताया कि देखो यार हमने ये सब कर दिया। या कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि बच्चों ने बोला कि आप सब कुछ कर दीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि जो बचाया जा सकता है उसे बचाया जाए, जो ख़राब हो गया है वो ख़राब हो गया है। अगर
नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी आ रही है, यानी कि मिसेस नेगी की माँ को है, फिर मिसेस नेगी को है, और अब मिसेस नेगी की बेटी को भी है। तो ये जो एनपीडी है ना, ये कोविड से 100 गुना ज़्यादा बड़ी बीमारी है, बस दिमाग की साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये जिन लोगों के संपर्क में रहेंगे, जो लोग इनके ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, वो भी नार्सिसिस्टिक हो जाएंगे, होना पड़ेगा उनको नार्सिसिस्टिक, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक लोगों को ही पसंद करते हैं, ये नॉर्मल लोगों को पसंद करते ही नहीं है। तो इसलिए जानबूझ के आपको नार्सिसिस्टिक बना देंगे। तो दीपक समझ गया कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कि कट ऑफ होना पड़ेगा। आप ये समझिए, ये कोविड से भी ख़तरनाक बीमारी है, आप नहीं बात कर सकते। आप क्या बात करेंगे बताइए? आप बात करने की कोशिश करेंगे, वो फिर अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे। आप कुछ सॉल्यूशन काउंसलिंग के तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, वो फिर अपना डायरी में लिखना शुरू कर देंगे, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था। मतलब आप समझ रहे हैं, आप तो ख़तरनाक चक्कर में फंसे हुए हैं। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप अगर जो समझाने के लिए बोलेंगे, वो फिर विक्टिम कार्ड बनाना शुरू कर देंगे अपना, चलो एक और कार्ड मिल गया उनको तो बताने के लिए। तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकती। हर रिश्ते को सुधारा किससे जाता है? कम्युनिकेशन से। यहाँ तो कम्युनिकेशन करेंगे तो एक विक्टिम कार्ड और बन जाएगा। तो सॉल्यूशन यही है कि कट ऑफ किया जाए, कट ऑफ करना पड़ेगा आपको। अगर जो आपको अपनी लाइफ को ग्रो करना है तो एनपीडी लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और कटु सत्य यही है कि एनपीडी चाहे आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, अगर पेरेंट्स में भी है तो ठीक है, उनकी नीड पूरी करते चले जाइए। उनकी अगर जो फाइनेंशियल कोई ज़रूरत है तो फाइनेंशियल ज़रूरत पूरी कर दीजिए। उनको घर बार जो भी उनको एक ज़िंदगी को जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनको प्रोवाइड कीजिए। जैसे कोविड पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की गई, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया, डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए, हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया, लेकिन कोविड पेशेंट के साथ में जाकर के चिपक करके उसका दुख हल करने की कोशिश नहीं की गई। कोविड पेशेंट पे आप हग नहीं कर सकते, आप कोई सिंपैथी कर ही नहीं सकते कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही बैठा रहूँगा। बाकी बीमारी में क्या होता है कि घर वाले लोग चारों तरफ से घेर करके उसको बैठते हैं, उसको दिलासा देते हैं, उसके देखभाल करते हैं, है ना। लेकिन कोविड पेशेंट के साथ नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या बताया कि कोविड से भी 110% 100 गुना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी, समझ लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत फैलेगी और ये फैल रही है धीरे धीरे वर्ल्ड में। एनपीडी के पेशेंट बहुत सारे हैं लोगों दुनिया में, बहुत सारे आपके आसपास भी होंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चले कि यार वाकई फलाना भी एनपीडी है। तो सॉल्यूशन यही है। और दीपक ने बात मानी। अब दीपक अपने फादर के साथ रहता है, फादर दीपक के साथ रहते हैं, बहुत खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। और करीबन 1-2 महीने हो चुके हैं इस इंसिडेंट्स के और दीपक को सब कुछ समझ में भी आ चुका है। तो दीपक अब मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में, फादर भी मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और जो भी ज़रूरत की चीज़ है, फाइनेंशियली कुछ भी चीज़ है, वो मिसेस नेगी तक प्रोवाइड हो जाएंगी, होती रहेंगी। जब तक मिस्टर नेगी ज़िंदा है, जब तक दीपक ज़िंदा है, तब तक ये प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन टाइम नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि फिर मैंने बताया ना कि ये फिर से बुक करते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए अब बुक नहीं होना है, मूव ऑन करना है। तो सॉल्यूशन यही है दोस्तों। अगर इन केस आप लोग भी किसी ऐसे ही रिलेशनशिप में हैं और आपको भी लगता है कि ये सिम्टम्स जो मैंने नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स आपको बताए हैं कहानी के माध्यम से, ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा है, तो थोड़ा संभल के रिश्ते निभाइएगा फिर आगे, और थोड़ा सा उचित दूरी बना के रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉक्सिक पर्सन के लिए बताऊंगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और उन टॉक्सिक लोगों से भी आपको कैसे दूरी बनानी है। अंत में, क्योंकि मैं बिज़नेस कोच हूँ, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो मैंने इन 1-2 महीनों में जो रिसर्च की और जो 1-2 महीनों में सीखा। क्यों एक मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास का मिडिल क्लास रह जाता है?
क्यों एक मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर के तबके का आदमी ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है? और उसका कारण ये खामखा की उलझनें होती हैं। ये जो घरेलू उलझनें होती है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, फलाने ये कह दिया, वो कह दिया, अनबन होना, विचार ना मिलना, और कहीं पर अगर जो कोई नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी का बंदा घर के अंदर ही है तो वो किसी को तरक्की भी नहीं करने देता। ये बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये है जो एक गरीब आदमी को बड़ा नहीं बनने देता। सही में बता रहा हूँ। और या ये एक मिडिल क्लास आदमी सोचता तो वो भी होगा बेचारा अपनी लाइफ को आगे करना। क्या कर्नल साहब ने नहीं सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा? और बच्चे पहुँचे भी। दीपक बहुत अच्छा अपना काम करता है, बस क्वालिफाइड है, सारे के सब ठीक है। बट वही है कि अब क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सन होता है वो तो अपने आप को विक्टिम दिखाएगा। और विक्टिम कब बनेगा? वो जब वो अपना दुख दिखाएगा लोगों को, तो वो जानबूझ के ढूंढता है ऐसी चीज़ें कि वो दुखी है। चाहे वो इल्ज़ाम अपने बच्चों पे दे, चाहे वो इल्ज़ाम अपने पति पे दे, चाहे वो किसी पे भी दे, उसे तो सबकी अटेंशन लेनी है, लेकिन ये दिखा करके कि वो कितना दुखी है। तो खैर ये था सार इस कहानी का। और इसीलिए एक मिडिल क्लास आदमी ऊपर नहीं तरक्की कर पाता। ये मेरा अपना सोचना है। आपने भी देखा होगा कि आदमी जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करता है वैसे ही कुछ ना कुछ लफड़े हो जाते हैं, डोमेस्टिक लफड़े, घर के लफड़े, और फिर वहीं रह जाता है बेचारा। और कोई एनपीडी अगर जो फैमिली मेम्बर है तो फिर तो कहानी ख़राब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले टाइम पर ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।